तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू जो कि है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। फ्रांस की क्रांति की संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और इस साथ में आप लोगों को जो भी उसका उत्तर होगा उसके बारे में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689, 1789, 1889 या फिर 1947? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसके बारे में व्याख्या भी कर देते हैं। 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए क्रांति हुई। इस समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था और लुई 16वां निरंकुश और अत्याचारी शासक था। अगला प्रश्न, लिब्रे क्या थी? लिब्रे क्या था? तो यहाँ पर फ्रांस की मुद्रा या फिर फ्रांस का झंडा या फ्रांस के राजा का महल का नाम, फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री। तो लिब्रे फ्रांस की जो है वो है मुद्रा थी। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। 1794 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? मुसोलिनो, नेपोलियन, लुई 16वां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लुई 16वां। लुई 16वां का शासन था फ्रांस की क्रांति के समय। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। लुई 16वां ने 1774 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। लुई 16वां निरंकुश शासक था। नेक्स्ट प्रश्न, स्टेट से क्या अभिप्राय है? अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता था, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था या फिर फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। फ्रांस का समाज 3 प्रकार के स्टेटों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में कई व्यवसायी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि थे। द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? पादरी, कुलीन वर्ग, व्यापारी या फिर किसान? तो जैसा कि आप लोगों को पता था द्वितीय स्टेट में कौन से वर्ग के लोग थे? जो कुलीन वर्ग के थे। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि पता है प्रथम वर्ग में जो थे वो पादरी थे, दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग, तीसरे में व्यापारी और किसान, ये सब तीसरे वर्ग में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान या फिर कुलीन वर्ग? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुलीन वर्ग, क्योंकि कुलीन वर्ग जो है वो है द्वितीय स्टेट में सम्मिलित था। तो यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं। अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान तृतीय स्टेट के अंतर्गत थे, जबकि कुलीन वर्ग जो अमीर और सरपंच वर्ग के अंतर्गत जाने जाते हैं द्वितीय स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। अगला प्रश्न, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रथम। प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चर्च का कामकाज देखने वाले को पादरी कहा जाता था। इस प्रकार पादरी प्रथम स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित थे। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? 45, 60%, 75% या फिर 90%? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 90%। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। फ्रांसीसी समाज में लगभग 90% लोग जो थे वो किसान थे। हालांकि 60% भूभाग पर कुलीन वर्ग, पादरी और तृतीय स्टेट के लोगों
का अधिकार था। अगला प्रश्न, इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाले कर को देने से छूट था? पादरी, बड़े व्यवसायी, वकील या फिर छोटे किसान? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है पादरी। इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी, दूसरे स्टेट में शामिल कुलीन वर्ग लोगों को कर से छूट मिली हुई थी, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को जो है वो कर नहीं देना पड़ता था, जबकि तृतीय स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित सभी को कर देना पड़ रहा था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था? टाइड या फिर टाइल या फिर लिब्रे या फिर स्टेट? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? टाइल। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। राज्य द्वारा सीधे तौर पर लिए जाने वाले कर को टाइल कहा जाता था। टाइल एक प्रकार का धार्मिक कर था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था। स्टेट फ्रांस के सामाजिक वर्ग को बंटवारा था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाला धार्मिक कर था? टाइद या फिर टाइल या फिर लिब्रे या फिर स्टेट? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? टाइड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। चर्च द्वारा लिया जाने वाले कर को टाइड कर कहा जाता था। अगला प्रश्न, 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? 90 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख या फिर 2 करोड़ 80 लाख? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 करोड़ 80 लाख। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। वर्ष 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या जहाँ 2 करोड़ 30 लाख थी, वहीं पर 1789 में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई थी। अगला प्रश्न, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन हैं? रूसो, मॉन्तेस्क्यू, लॉक या फिर वॉल्टेयर? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लॉक। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेस नामक गवर्नमेंट में राज्य के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया इस बुक में। अगला प्रश्न, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन हैं? रूसो, जॉन लॉक या फिर मॉन्तेस्क्यू या फिर लॉक? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मॉन्तेस्क्यू। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। अगला प्रश्न, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट के नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? 1789, 1791, 1792 या फिर 1804? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1789। इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। 1789 में आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 को किया गया। इसके नेतृत्व मिराबे और आबे सिए ने किया था। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ। 7 जुलाई को बास्तिल पूर्व क्रांतिकारियों ने हमला कर दिया और कैदियों को जेल से मुक्त करा लिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस के संविधान कब बना? 1789, 1791, 1792 या फिर 1804? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1791। ऑप्शन बी। 1789 में स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट के नेशनल असेंबली का गठन किया गया।
इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए ने किया था। इसका प्रमुख लक्ष्य था संविधान तैयार करना, जो 1791 में पूरा हुआ। फ्रांस गणराज्य कब बना? 1789, 1793, 1791 या फिर 1792? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1792। 1789 में हुई क्रांति का प्रभाव इतना पड़ा कि 1791 में फ्रांस में संविधान बना, 1792 में फ्रांस को गणराज्य घोषित किया गया और 1793 में लुई 16वां को जो है वो फांसी दी गई। अगला प्रश्न, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1792, 1793, 1804 या फिर 1815? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1804। तो इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। 1792 में जब फ्रांस का गणराज्य घोषित हुआ और 1793 लुई 16वां को फांसी दी गई, तत्पश्चात क्रूर शासक रोबेस्पियर को भी 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद फ्रांस पर बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को युद्ध में शामिल होना पड़ा। अंततः सत्ता नेपोलियन के हाथ में आई। उन्होंने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता के भी रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1804, 1809, 1815 या फिर 1821? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1815। 18 जून 1815 को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की सेना का सामना ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी की संयुक्त सेना से हुई। अंततः नेपोलियन की हार हुई। तो 1815 में जो युद्ध हुआ था, जिसे हम वाटरलू के युद्ध के रूप में जानते हैं, इसमें नेपोलियन की जो है वो हार हुई थी। अगला प्रश्न, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? रूसो, मॉन्तेस्क्यू, वोल्टेयर या फिर लॉक? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रूसो। इस पुस्तक में रूसो ने सभी के लिए मत देने के लिए अधिकार के बारे में लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांत की जो है वो व्याख्या की थी। अगला प्रश्न, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मिराबियो, आबेसिए, मॉन्तेस्क्यू या फिर रूसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आबेसिए। तीसरा स्टेट क्या है नाम से आबेसिए ने एक प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट छपवाई। इस पैम्पलेट से लोग तीसरे स्टेट के हकीकत जान सके, जिससे विद्रोह को और हवा मिली। आबेसिए मूलतः एक पादरी था, लेकिन सच्चाई और मानवता के नाते उसने तीसरे स्टेट के लोगों का जो है वो समर्थन किया। अगला प्रश्न, इनमें से सक्रिय नागरिक से संबंधित सही कथन का चुनाव करें। 18 वर्ष से ऊपर सभी आयु के लोगों के लिए, 18 वर्ष से ऊपर सभी पुरुष के लिए, 25 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था, फ्रांस में जन्म लेने वाले सभी को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25 वर्ष से सभी आयु वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था। 25 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे पुरुष को सक्रिय नागरिक कहा जाता था, जिन्हें वोट देने का अधिकार था। वोट देने का अधिकार 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे पुरुष को ही था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। इस प्रकार फ्रांस में सक्रिय नागरिकों की संख्या 40 लाख ही थी, जबकि कुल मतदान जनसंख्या जो थी वो है 2,80,00,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब क्या था? अमीर सामंतों का जुआ खेलने का अड्डा, पादरियों के समूह, चर्चा स्थल, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का आश्रम या फिर छोटे दुकानदारों और कारीगरों का क्लब?
तो जैकोबिन क्लब था, जो कि था छोटे दुकानदारों और कारीगरों का क्लब था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के गरीब वर्ग से ही थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, साड़ी बनाने वाला, सफाई करने वाला, नौकर, बिहारी, मजदूर इत्यादि शामिल थे। अगला प्रश्न, लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? वोल्टेयर, रूसो, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर या फिर जॉन लॉक? तो इसका जो राइट आंसर है वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। लुई 16वां के पतन के बाद भी फ्रांस की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ। वोट देने का अधिकार मुख्यतः अमीरों को ही था। इसी के बाद जैकोबिन क्लब भी बना, जिसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर थे और इसी के नेतृत्वकर्ता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। अगला प्रश्न, आतंक का राज किसने स्थापित किया? लुई 16वां, रोबेस्पियर ने, आबेसिये ने या फिर मॉन्तेस्क्यू ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रोबेस्पियर ने। तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। 1793 से 1794 ईस्वी के बीच कार्यकाल को फ्रांस में आतंक का राज्य के नाम से भी जाना जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई। रोबेस्पियर ने कुलीन, पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के लोगों जो उनकी कार्यशैली से अहमियत रखते थे, उन सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था तथा क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। जो दोषी पाए जाते थे उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर जो है वो कलम कर दिया जाता था। अगला प्रश्न, गिलोटिन क्या था? कैदियों को कैद करके रखने वाली जेल, खेल के मैदान, सिर से धड़ अलग करने वाली मशीन, गांव में बैठने वाले पंचायत स्थल? तो इसका जो राइट आंसर था सिर से धड़ से अलग करने वाली मशीन। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकती हुई आरी वाली मशीन था, जिस पर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। अगला प्रश्न, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 1794, 1791, 1793 या फिर 1804? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1794। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया था, जिसके कारण इसके समर्थक में भी त्राही त्राही करने लगे। अंत में 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। अगला प्रश्न, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ था? 1791, 1793, 1804 या फिर 1947? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1947। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद 1946 ईस्वी में फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का जो है वो अधिकार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों से सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? 1789, 1791, 1793 या फिर 1794? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1794। जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में दास प्रथा का उन्मूलन था। 1794 ईस्वी में दास प्रथा से संबंधित कानून पारित किए गए थे। अगला प्रश्न, किसने 1793 कहा था पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज हैं? ओलंप, दागूज, सोमेत, रूसो या फिर मॉन्तेस्क्यू? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सोमेत। तो सोमेत के बारे में भी जान लेते हैं। सोमेत जैकोबिन समर्थित राजनीतिज्ञ था। उन्होंने महिला क्लबों को बंद करने को उचित ठहराया था। उन्होंने पुरुष से कहा था, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, इन सब पर तुम्हारा साम्राज्य है।
उन महिलाओं से कहा था कि स्त्री बनो, गृहस्थ के काम, मातृत्व के सुखद का दायित्व यही तुम्हारा काम है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी अन्य एग्जाम के भी MCQs की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।